शुभम जी, अराइव्ड पॉडकास्ट के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। सरस्वती इज मिथ और रियलिटी। देखिए क्या है, भारतीय जो धर्मग्रंथ हैं उनको डिफेम करने के लिए ये कुचक रचा गया कि जो ऋग्वेद है ये स्वयं कपोल कल्पना है, और आधार बनाया गया कि जो सरस्वती नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है उसका तो कहीं एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देता। हमारे देश के लिए सरस्वती महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये जानना आवश्यक है कि हमारा कनेक्शन कहाँ से है, जो जड़ है वो कहाँ है। तो जड़ जो है वो सरस्वती नदी है। तो वो जो कॉर्बेल्ड आर्च है वो सबसे पहले हमको मोहनजोदड़ो में दिखाई देता है। तो कैसे आप बोलेंगे कि ट्रू आर्ट जो है वो तो भारतीयों को आता ही नहीं था, वो तो अरब्स ने सिखाया। लेकिन ये बात टेक्स्ट बुक से गायब है। स्कल्पचर है कॉपर का, जिसको विदेशी मानसिकता इतनी ज्यादा भारत पे प्रभावित थी कि उसको डांसिंग गर्ल बोल दिया। जबकि अगर आप आज भी राजस्थान में देखोगे तो हमारी जो माताएं हैं वो ऐसा चूड़ा पहन के रखती है यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन नचनिया ऐसा पहनती है? कि ये जो वैदिक कल्चर था ये तो खाना बदोश लोग थे, ग्रामीण संस्कृति थी, कच्चे मकानों में रहा करते थे, हंटर गैदरर थे। लेकिन अगर इन लोगों ने ऋग्वेद का अच्छे से अध्ययन किया होता तो उसमें स्पष्ट एक मंडल में लिखा है, जो भारतीय धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हैं उनके घरों में एक कमरा जो है वो पूजा के लिए आज भी होता है, आज भी रखा जाता है। अब कालीबंगा का जो एक्सकेवेशन है उसमें जो एक घोष डीजी हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो वर्णन करते हैं कि जहाँ जहाँ एक्सकेवेशन हो रहा है हर घर में ऐसा लगता है कि एक रूम अलग से है जो पूजा के लिए स्पेसिफिकली रखा गया था। इसमें भी एक भ्रांति फैलाई जाती है, गुप्तन पीरियड में मंदिर बनना चालू हुआ, आज से लगभग 1500 साल पहले। उसके पहले मंदिर थे ही नहीं। 7th-8th सेंचुरी का मंदिर है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा, जो रॉक कट टेम्पल है और उसको ऊपर से नीचे बनाया गया है। रॉक को चिजल करके इतना सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है कि आज भी कई यूरोपियंस तो बोलते हैं कि ये इंसानों ने नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्प्यूट्स आज देश में चल रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? आई वुड वांट टू नो। हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है, उनका जो स्टेटस है वो मां के बराबर है। और एक नदी ऐसी है जिसके बारे में हजारों सालों से बात हो रही है, सरस्वती। क्या सरस्वती मिथ है या रियलिटी है? क्या हम साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकली इसको प्रूव कर सकते हैं? इस बात का डिस्कशन इस पॉडकास्ट में है। अगर आपने पहला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो वो जाके देखिए। कम बैक टू दिस वन। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ नोइंग इंडिया विद शुभम केवलिया, हु इज एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड करंटली टीचिंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस पॉडकास्ट में हमने सरस्वती के बारे में बात करी, सरस्वती नदी के बारे में। हमने डिटेल में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाता है, वो सिविलाइजेशन कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, क्या कपड़े पहनते थे, इकोनॉमी कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसा था, मंदिर कैसे थे, क्या लैंग्वेज बोलते थे, इसके बारे में बात करी। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने करी वो करी मंदिरों की। शुभम सर का एक्सपर्टीज इज टेम्पल आर्किटेक्चर एंड टेम्पल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो we talked about some really interesting aspects of the Indian history. एंड में हमने कुछ टिपिकल टेम्पल डिबेट्स के बारे में बात करी जो आज देश में बहुत बड़े रिलीजियस मुद्दे हैं। हमने कोशिश करी है कि हम इनको सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। मेरी भी आपसे यही विनती है कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ही देखें। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी, इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, प्लीज डू शेयर इट विद समवन हु यू नो माइट बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू। शुभम जी, अराइव्ड पॉडकास्ट के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। बहुत ही ब्रीफ में हमने कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी पिछली पॉडकास्ट में। Guys, if you've not seen, प्लीज देखिए। हमने टू गिव यू एन ओवरव्यू, हमने सिनोली की बात करी, हमने आर्कियोलॉजी की बात करी एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन, सिनोली का इम्पैक्ट, डिस्कवरी का इम्पैक्ट। हमने थोड़ी सी बात करी सरस्वती की, हमने काफ़ी डिटेल में बात करी आर्यन थ्योरी की और उसको किस तरह से हमने डिबंक किया, किस तरह से वो डिबंक हुई है। इस पॉडकास्ट में मैं बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं।
एक जो आजकल बहुत ही हीटेड टॉपिक है सरस्वती रिवर का, तो उसमें डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस तरह से सरस्वती का स्टेटस है और उसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, है कि नहीं है, मिथ है या रियलिटी है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, सरस्वती से रिलेटेड जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन रही भारत में, वो रही सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। उसके बारे में कि किस तरह से वो सिविलाइजेशन थी, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और तीसरी चीज जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आप अभी पढ़ाते हो, दैट इज टेम्पल आर्किटेक्चर एंड टेम्पल इकोनॉमी, उसके बारे में बात करूंगा और उसको शायद कुछ जो भी टेंजेंट्स निकलेंगे वहां पर जाएंगे। शुरू करते हैं। विद्या की बात है तो सरस्वती से ही शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टेल मी वेदर सरस्वती इज मिथ और रियलिटी। देखिए क्या है कि भारतीय इतिहास जो है वो जितना उन्नत है उतना किसी अन्य देश का इतिहास इतना उन्नत और इतना विकसित है नहीं या था नहीं। तो अंग्रेज जब भारत में आए या यूरोपियंस जब भारत में आए और उन्होंने जब वेदों का अध्ययन करा और जो पौराणिक ग्रंथ हमारे हैं वो पढ़े, तो इतना तो उनको स्पष्ट था कि ये जो राष्ट्र है, इसकी जो संस्कृति है या इसका जो धर्म है, उससे प्राचीन इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था, अगर हम खाली ऋग्वेद की बात करें तो हम जानते हैं मानव सभ्यता नदियों के किनारे पल्लवित होती है और ऋग्वेद में भी एक ही नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया, उसका नाम था सरस्वती। दुर्भाग्य से, या ये दुर्भाग्य तो नहीं है, ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि अगर कोई वस्तु रहती है तो उसका अंत होना तो ये परम सत्य है। तो ऐसा ही कुछ सरस्वती के साथ हुआ और सरस्वती जो है वो एक, हम आगे बात करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आके विलुप्त हो गई। लेकिन कैसे भारतीय जो धर्मग्रंथ हैं उनको डिफेम करने के लिए ये कूचक रचा गया कि जो ऋग्वेद है, जो कि संपूर्ण मानव जाति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ऐसा कहा गया कि ऋग्वेद ये स्वयं कपोल कल्पना है। और आधार बनाया गया कि जो सरस्वती नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है उसका तो कहीं एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देता। 18वीं या 19वीं शताब्दी में तो कहीं एग्जिस्टेंस दिखाई देता नहीं था। इसलिए बोल दिया कि ये जो ऋग्वेद है और जो अन्य वैदिक ग्रंथ हैं ये सब एक कपोल कल्पना है और इंग्लिश में हम बोलते हैं ये एक मिथ है। ठीक है, जो भारतीय समाज है, मूल भारतीय समाज ने तो अपने ओरल ट्रेडिशन में सरस्वती को बनाए रखा। हम आज भी उसको विद्या की देवी के रूप में पूछते हैं और हमारी मान्यता है कि ये जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं हमारे, इनकी जो रचना है वो इसके किनारे पे हुई थी। यही कारण है कि हमने उसको विद्या की देवी बोला, क्योंकि उसके किनारे बैठ के हमारे जो प्राचीन मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, इन सब की बातें, इन सब का जो विकास है वो सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ और सिर्फ मिथ्या सिद्ध करने के लिए ये एजेंडा चलाया गया कि चूंकि जिस नदी की बात इसमें की गई और जिसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, नदी तमें बोला गया सरस्वती को, वो सरस्वती तो कभी थी नहीं, वो तो एक मिथिकल रिवर है। इसीलिए ये जो धर्मग्रंथ हैं या ये जो जितने भी वेद हैं ये स्वयं ही एक मिथ है। तो ये कूचकर रचा गया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो है, साइंस का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, जियोलॉजी का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, नई रिसर्चेस जो हुई हैं उनसे ये स्पष्ट हो गया है कि सरस्वती नदी थी, एक निश्चित समय में वो बहा करती थी। जैसा जैसा वर्णन उसका ऋग्वेद में किया गया है ठीक वैसा ही नदी का स्वरूप था। और एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। हमारे पूर्वजों ने उस नदी को देखा, उसके किनारे ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ, वेदों की रचना की गई, इसीलिए उन्होंने सरस्वती का वर्णन करा। कैसा स्वरूप बताया गया सरस्वती का? ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये वो नदी है जो हिमालय की चोटियों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है और लंबा सफ़र तय करते हुए बड़े रौद्र रूप में बहती है और लंबा सफ़र तय करके, और ये सप्त सिंधु प्रदेश जो है वहाँ ये नदी बहती है
और लंबा सफ़र करके ये सागर में गिरती है। लेकिन अब एक समस्या जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं लेकिन इतिहासकार कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये जो घग्गर हाकरा है बेसिकली, इसको कपोल कल्पना करके ज़बरदस्ती ऐसा बताया जा रहा है कि यही सरस्वती है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हाँ, जो पाकिस्तान में शायद उसको हाकड़ा बोलते हैं और किसी एक क्षेत्र में उसको नारा भी बोलते हैं। तो ये ऐसा एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि ये जो घग्गर हाकरा है इसको जोर ज़बरदस्ती करके सरस्वती बताया जा रहा है। लेकिन ये बात शायद भूल जाते हैं कि घग्गर हाकरा जो है वो एक बरसाती नदी है, ठीक है। और सरस्वती का जो विवरण है वो ये है कि वो एक ग्लेशियर फेड रिवर है, क्योंकि पहाड़ों से जो नदी आ रही है वो ग्लेशियर फेड रिवर है। अब कैसे साइंटिफिकली ये प्रूव होता है? मॉनसून फेड रिवर नहीं है। मॉनसून फेड रिवर सरस्वती कभी थी ही नहीं थी। सरस्वती वॉज अ ग्लेशियर फेड रिवर। और ये जिस घग्गर हाकरा को बोलने का प्रयास करते हैं कि ये जो सरस्वती की कपोल कल्पना, ये घग्गर हाकरा ही सरस्वती है, ऐसा ये बोलते हैं कि सरस्वती तो थी नहीं, ये घग्गर हाकरा ही है। लेकिन मेरा तो ये स्पष्ट कहना है कि ये जो घग्गर हाकरा जिस बेड पे आज बह रही है वो प्राचीन सरस्वती का बेड है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं घग्गर हाकरा तो सीजनल रिवर है, और सरस्वती शी और इट में पता नहीं क्या बोलूँ, उसको डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, अंग्रेजी की सीमितताएं हैं कुछ। लेकिन जो सरस्वती नदी थी वो तो ग्लेशियर फेड रिवर थी। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो कालीबंगा नाम की साइट है, अब एक प्रश्न ये भी है कि अगर यहाँ कोई पेरिनियल रिवर नहीं थी तो इतनी जो साइट्स हैं वो आखिर कैसे इस नदी, ये जो सूखा क्षेत्र पड़ा हुआ है आज, यहाँ पे इतनी सारी साइट्स डेवलप कैसे हुई? इंदर सरस्वती के अराउंड। मिशेल डेनिनो का जो डेटा है, उससे पहले भी रिसर्च करी होंगे, उनने डेटा प्रेजेंट करा तो उनका नाम ले रहा हूँ। 64% साइट्स जो हैं वो सरस्वती या उसकी सहयोगियों के जो सहयोगी नदियां हैं उनके तट पर बसी हुई थी। प्रपोजिडली जो हम हाइपोथेसाइज सरस्वती बोल रहे हैं अभी तक शुरुआत में, उसको हम एंड में प्रूव करेंगे कि वो, तो मान लो कि सरस्वती रिवर थी, उसके प्रपोज रिवर के आसपास थी। तो अब जो ये कालीबंगा नाम की साइट है, आज तो आसपास कुछ भी नहीं है, पास में घग्गर नदी बहती है पूर्व दिशा में, लेकिन फिर वो ये घग्गर तो सीजनल रिवर है। कालीबंगा में वाटर कंजर्वेशन या वाटर रिजर्वायर की कोई एविडेंस नहीं है। तो कालीबंगा में आज से 4-4,500 साल या 5,000 साल पहले लोग रहते कैसे थे? तो वो इसलिए रहते थे क्योंकि सरस्वती नदी की अविरल धारा वहां से बहा करती थी 12 महीने। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, 12 महीने वाली बहने वाली नदियां वही हैं जो ग्लेशियर फेड हैं इस एरिया में। बिल्कुल, जैसे गंगा है, जैसे यमुना है, या जैसे सतलज है, या और नदियां भी हैं। तो जब अध्ययन किया गया जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो ये ध्यान में आया कि ये घग्गर का जो बेड है, इसका जो सेडिमेंट है, वो सेडिमेंट ठीक वैसा ही है जैसे हिमालय से निकलने वाली यमुना नदी में सेडिमेंट है। उसकी मल्टीपल लेयर्स थी, एंड देन जब वो नीचे गए तब उनको जो सेडिमेंट, नीचे जाने के बाद जो सेडिमेंट मिला, वो वही सेडिमेंट है, पुराना सेडिमेंट था। वो वही सेडिमेंट है जो सेडिमेंट यमुना नदी का है, और वो हिमालय से ही आता है, और वो उस प्रकार की जो रॉक्स हैं और कहीं मिलती नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक बात और है, चूंकि हम खाली साइंटिफिक बातें कर रहे हैं इस समय, इसका जो आज जो हम देख रहे हैं कि जो सरस्वती जिसको हम बोल रहे हैं, जिसका जो एंशिएंट बेसिन जो है, बेड जो है, उसमें जब ड्रिल किया गया तो जो पानी निकला है अंदर से, वो पानी, उसमें हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ट्राइटियम, वो रेन वाटर में नहीं होता। अच्छा। तो अगर आप ये कहें कि बारिश कभी हुई होगी और पानी अंदर में समा गया तो ट्राइटियम होना था पानी में, लेकिन लो ट्राइटियम सिर्फ ग्लेशियर से आने वाले पानी में ही होता है। इसी ये साइंस है इसके पीछे। ओके। ये चूंकि आर्कियोलॉजी का फील्ड तो ये नहीं है, मैं तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उनकी स्टडी है, वो इस बात को प्रूव करती हैं कि जो पानी है उसमें ट्राइटियम बहुत कम है, और जो बारिश का पानी होता है उसमें ट्राइटियम की मात्रा बहुत होती है। ठीक है। तो ये जो पानी है, ये कोई वाटर सीपेज से रेन वाटर नीचे नहीं गया है, ये वही पानी है, ये बेसिकली वही पेलियो चैनल है जो कभी हिमालय से आया करती थी और यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी रहती थी। ठीक ऐसे ही कच्छ में जो डेल्टा बनता है, जो सरस्वती जो डेल्टा बनाया करती थी, उसके जो मिनरल के जो कंटेंट्स हैं
वो वैसे ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में ही पाए जाते हैं। अब अगर घग्गर हाकरा को आप सरस्वती बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक सीजनल रिवर है, तो वो हिमालय का सेडिमेंट्स कैसे लेके आएगी? हिमालय का सेडिमेंट तो वही नदी ला सकती है जो वहाँ से बहती हुई आती है। और ऋग्वेद स्पष्ट बोलता है कि सरस्वती जो है वो ग्लेशियर फेड रिवर है, बर्फ जब पिघलती है तो उसका पानी आता है। तो ये जितनी भी साइट्स थी ये सब सरस्वती पे बसी हुई थी। जहाँ तक बात है कि सरस्वती सूख कैसे गई, अब एक विषय और है। घग्गर जो वर्तमान घग्गर है उसका जो बेड है वो 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सी रेन फेड रिवर का जो बेड है वो भारत में 5-7 किलोमीटर चौड़ा है? पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ग्लेशियर फेड एक बड़ी रिवर, जैसा ऋग्वेद में उल्लेख है, विशालकाय नदी, जिसका जो पार्ट हम चालू भाषा में बोलते हैं 7 किलोमीटर चौड़ा पार्ट, वो एक सीजनल रिवर का नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक पेरिनियल रिवर का ही हो सकता है, और वो सरस्वती ही है। इसमें एक विषय और है कि फिर लुप्त हुई कैसे? तो यहां ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग स्टडीज हैं, लेकिन जो सर्वमान्य स्टडीज हैं या जो अलग अलग व्यू पॉइंट है, उसमें एक व्यू पॉइंट ये भी है कि लगभग 2000 BC के आसपास सतलज और यमुना, कई लोग बोलते हैं कि यमुना का प्राचीन नाम दृशद्वती था और सतलज का प्राचीन नाम शतद्रु था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये शतद्रु जो पहले सरस्वती में मिलती थी, यानी सतलज, ये रोपड़ में अगर हम देखें तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कोई टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हुए, एक तरफ की धरती जब ऊपर उठी तो सतलज नदी जो दक्षिण में आती थी उसने एक राइट एंगल का टर्न लिया और वो वेस्ट में जाके सरस्वती सिंधु में मिलने लगी। आज भी अगर रोपड़ के मैप पे आप सतलज को देखेंगे तो जैसा टर्न वो लेती है वैसा टर्न कोई और नदी लेती हुई आपको दिखेगी नहीं। वो टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट के कारण हुआ। एक नदी सरस्वती से चली गई जिसका नाम सतलज था। ठीक ऐसे ही एक नदी और है यमुना। ये भी जियोलॉजिकली प्रूवन है कि यमुना पहले सरस्वती में मिलती थी, लेकिन विद स्पैन ऑफ टाइम अराउंड 2000 BC और 1800 BC यमुना ने अपना पाथ चेंज करा, यमुना ईस्ट की ओर जाने लगी और वो गंगा में मिलने लगी। तो इस प्रकार सरस्वती की जो 2 मेन ट्रिब्यूटरीज थी उनकी धारा पलटी और सरस्वती में पानी आना बंद हो गया। इसके बारे में वेद क्या कहते हैं? अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो लोग बोलते हैं कि ये वेद जो है कपोल कल्पना है, मिथ्या है, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऋग्वेद कहता है कि सरस्वती की 7 बहनें हैं, वो सप्त भगिनी हैं। सप्त भगिनी, इसका तात्पर्य है कि उसकी 7 ट्रिब्यूटरीज हैं मेजर। लेकिन हम जब अथर्ववेद में आते हैं तो अथर्ववेद कहता है कि सरस्वती की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये तो सब मानते हैं कि ऋग्वेद के बाद का अथर्ववेद है। वेद कह रहे हैं जब ऐसा, और वो फिर जो बोलते हैं कि कपोल कल्पना है, तो उनको जियोलॉजिकल स्टडी देखनी चाहिए। स्पष्ट है कि सतलज बदली, यमुना बदली, 2 नदियां जो हैं उनने अपना मार्ग बदल लिया। तो बहुत बेसिक मैथ्स है, 7 में से 2 माइनस करते हैं तो 5 होता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में जो बातें हैं वो कहीं कहीं तो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ही कही गई हैं। दूसरा एक बड़ा आश्चर्यजनक विषय है, अभी कुंभ का मेला चल रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है कि ये सरस्वती क्यों कपोल कल्पना है, बोलते हैं ये तो बोलते हैं सरस्वती राजस्थान में बहती है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं भैया, संगम में भी तो सरस्वती है, माँ सरस्वती कहाँ गई? तो लोग बोलेंगे कि ये तो कपोल कल्पना है, हर जगह इनको सरस्वती दिखती है। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर करता हूँ, जो सरस्वती का ओरिजिन है, जब वो वहाँ से निकलती थी हिमालय से, तो शिवालिक के नीचे आके वो कुछ धाराओं में बंटती थी। तो उसकी एक मुख्य जो ईस्टर्न धारा थी उसको आज हम टोंस रिवर बोलते हैं, जिसका प्राचीन नाम तमसा था। और ये कुछ समय ट्रेवल करने के बाद, अपना रास्ता तय करने के बाद वापस जो है वो यमुना में मिलती थी, और यमुना जो है वो खुद सरस्वती में मिल जाती थी। ठीक है, ओरिजिन सेम था। लेकिन बाद में क्या हुआ, टोंस रिवर जो यमुना में मिलती थी, उस यमुना ने जब अपना मार्ग चेंज करा और वो गंगा में मिलने लगी, तो वो जो टोंस रिवर है उसका भी जो पानी है, जो बेसिकली सरस्वती का ही पानी है, ओरिजिन तो सेम है ना, तो वो टोंस रिवर का पानी अब सरस्वती में नहीं आ रहा था, वो यमुना में जाने लगा, जो ओरिजिनली सरस्वती की एक ब्रांच है, जो बाद में आके सरस्वती में मिल जाती थी। एक ही बीच से निकलते थे, अलग होते थे और फिर एक हो जाते थे। तो वो टोंस नदी यमुना में गई और यमुना ने मार्ग बदला और वो गंगा में चली गई। तो लोगों ने ये मान लिया कि ठीक है, अब संगम हुआ, सरस्वती और यमुना दोनों का पानी जो है वो गंगा में मिल रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये भारतीय सभ्यता ही है
जिसने ये जो 4000 साल पुराना परिवर्तन जो है, जिसको साइंस आज मान रहा है, लेकिन हमने ओरल ट्रेडिशन में हमारे पूर्वजों ने उस बात को संभाल के रखा, सहेज के रखा। इसीलिए हम बोलते हैं कि वहाँ त्रिवेणी का संगम है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लुप्त सरस्वती है, जहाँ से वो निकलती थी, उसकी एक ब्रांच थी टोंस, वो यमुना में मिली, तो सरस्वती का पानी यमुना में आया, और बाद में यमुना जब गंगा में आई तो हमने बोल दिया कि तीनों नदियाँ गंगा में आ गई हैं, और ये संगम हो गया, त्रिवेणी हो गई। तो इस प्रकार जो ये सरस्वती नदी है, ये लुप्त हो गई। अब कई स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि 3000 BCE में सरस्वती पूरी तरीके से लुप्त हो गई थी। तो प्रश्न फिर ये उठता है कि उसके बाद फिर जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, ये चला कैसे? क्योंकि जो जेनिथ का फेस है, जो डेवलप फेस है, वो तो 2400 BCE में आया। तो उसका भी जियोलॉजिकल स्टडी ऐसा बोलती है कि 4500 BCE से लेके 1900 और 2000 BCE तक ये जो राजस्थान और गुजरात वाला बेल्ट है, यहाँ एम्पल अमाउंट ऑफ वर्षा होती थी और फ्लरिश हुआ बहुत। और उस समय फिर इन नदियों में पानी होता था। एक व्यू पॉइंट पहले बताया, दूसरा व्यू पॉइंट ये भी है, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये जो धाराएं हैं ये पहले ही पलट गई थी, तो उनका कहना ये भी है कि हाँ 3000 BC में सरस्वती पूर्णतः सूख गई, लेकिन उसके बाद बारिश इतनी होती थी यहाँ पे, आज से लगभग, ये तो डेटा साइंटिफिक और प्रूवन डेटा है कि आज से जितनी बारिश आज हो रही है उससे 50 सेंटीमीटर अधिक बारिश उस समय होती थी। जनसंख्या का दबाव उतना था नहीं, इतना पानी पर्याप्त होता है। तो 12 महीने ये जो सरस्वती का ड्राई बेल्ट जो आज है, जिसको हम घग्गर हाकरा बोल रहे हैं, उसमें पानी हुआ करता था। और यही कारण है कि ये सारे सिविलाइजेशन जो हैं, ये आसानी से, ये जो एक ही सिविलाइजेशन है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, ये आसानी से फ्लरिश हुआ। और वो भी बोलते हैं कि 2000 BC के बाद पानी गिरना कम हो गया। एक एस्पेक्ट ये कहता है कि 2000 में सरस्वती बिल्कुल सूख गई, तो हाँ ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, इसका पतन हो जाता है। और उसके सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक कारण थे। सरस्वती जैसे ही सूखी तो इसके किनारे रहने वाले जो लोग थे, वो दाना पानी की तलाश में भारत के अन्य कोनों में चले गए। तो ऐसा कहना कि सरस्वती नदी मिथ है, ये तो बिल्कुल भी तथ्यात्मक बात नहीं है। लेकिन आखिर ये लोगों को पचता इसलिए नहीं है सरस्वती के अस्तित्व को मान लेना, क्योंकि सरस्वती के अस्तित्व को मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि जो भारत का जो मूल समाज है, उसका जो ग्रंथ है, उसका जो मूल ग्रंथ है, मानव जाति का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वो कोई कपोल कल्पना नहीं है। उसमें अगर सरस्वती की बात लिखी है, उसके किनारे सभ्यता विकसित हुई है, उसके किनारे ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ है, तो ये बिल्कुल आज आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी इसको सिद्ध कर देते हैं हाँ कि एक नदी बहती थी जिसके किनारों पे ये सारी चीज़ें उस समय संपादित हुई हैं। ये पेलियो चैनल्स जो मिले थे, मेरे ख्याल से नासा की स्टडी से मिले। हाँ, नासा को भी मिले, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी मिले, और बाद में जो इंडिविजुअल रिसर्चर्स हैं उनने भी इसके बारे में बात करी है। यही कारण है कि आज भी 30-50 मीटर नीचे भरे रेगिस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मीठा पानी हमको मिलता है। अभी रिसेंटली राजस्थान में जैसलमेर के पास एक जगह है, वहाँ पर जहाँ पे वो पानी का कुछ बहुत सारा प्रस्फुटन हुआ। अब वो रिसर्च का विषय है कि वो पानी मीठा पानी है या वो क्या है। ओके, लेकिन जो 50 मीटर, हाँ, हमें पता नहीं क्या, लेकिन जो 50 मीटर नीचे जो पानी मिल रहा है, उसका कि इतना भी दोहन किया जाए ट्यूबवेल से, वो पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसका कोई सोर्स है जो बहुत बड़ा सोर्स है, और वो सोर्स वही है जो हिमालय से चला आ रहा है। दूसरा ये भी है कि जो ये फॉर एन एग्जांपल टोंस रिवर जब नीचे ज़मीन पे थोड़ा सा आती है, यमुना में मिलती है, तो उसके आसपास जो बेड बने हैं, अब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई आपने तो लिखा है कि पर्वतों में सबसे ऊपर से आती है सरस्वती, तो जो पर्टिकुलर रॉक जो है, जो खाली हिमालय में ही होती है, शिवालिक में नहीं होती है, वो जो ये रिवर बेड हैं इन नदियों के, जो पहले सरस्वती की सहयोगी थी, इनके रिवर बेड्स पे वो पत्थर आज भी हैं। शेल्स भी होते हैं या उसमें या नहीं होते? देखिए, जहाँ पानी की व्यवस्था होगी शेल तो होंगे ही। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने बोला तो मेरे को ध्यान में आता है, कुणाल करके एक साइट है, हरियाणा का फतेहाबाद जिला है। मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि आसपास कोई वाटर रिसोर्स नहीं है, और अर्ली फेस की साइट है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की। उसकी डेटिंग 5500 BCE जाती है कि जब वहाँ पे लोग रहते थे। तो मैंने देखा कि आसपास कोई वाटर रिसोर्स नहीं है, लेकिन थोड़ी ही दूर पे ध्यान में आता है कि एक ऐसी पूरी सीरीज़ है जिसमें सीपियाँ बिखरी पड़ी हैं। तो मैंने, हमारे एक बड़े सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर BR मणि, वो वहाँ पे थे, मैंने उनसे पूछा सर ये क्या कारण है? बोले तुमको क्या लगता है? मैंने सर ये तो रिवराइन एक्टिविटी से ही हो सकता है। बोले बिल्कुल, रिवर बहती थी, बाद में सूख गई, इसी कारण कुणाल में जो है हमको दिखता है कि मैच्योर फेस सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पानी खत्म हो गया था वहाँ से।
और कुणाल का एक और इम्पोर्टेंस है कि कुणाल में डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने जो एक्सकेवेशन करा और जो उनने उस पर रिपोर्ट या आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अर्ली फेज में, दैट इज 5000 BCE में, वहाँ से पॉटरी यानी जो मिट्टी का बर्तन होता है उसके ऊपर घोड़े की पेंटिंग मिली है। तो फिर एक जो हिस्टोरियंस हैं उनके पेट में दर्द होने लगेगा कि ये कैसी बात कर दी। अब ये तो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है कि 5000 BCE में भी घोड़े से परिचित थे जब भी तो ड्राइंग बनाई, सरस्वती को देखा था जब भी तो ऋग्वेद में सरस्वती की बात करी। इसलिए ऐसा कहना कि ये सब कपोल कल्पना है और सरस्वती एक मिथिकल रिवर है, ये पूर्ण रूप से असत्य है। हमारे देश के लिए सरस्वती महत्वपूर्ण क्यों है, जरूरी क्यों है? मतलब इसके बारे में बात करना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है आज की डेट में अगर कोई 20 साल का लड़का या लड़की ये देख रहा है पॉडकास्ट, हम एक ऐसी नदी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उनके लिए ये समझना क्यों जरूरी है कि सरस्वती एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, एक थी इम्पॉर्टेंट रिवर हमारे देश के लिए, और आज भी क्यों है? देखिए, ठीक वैसी बात है कि पेड़ जो है उसकी अगर जड़ काट दी जाए तो उसका सर्वाइवल रहेगा नहीं। तो हम जो हैं, जो भारत के हिस्से हैं, भारत की जो ये नई जनरेशन है, तो ये जानना आवश्यक है कि हमारा कनेक्शन कहाँ से है, जो जड़ है वो कहाँ है। तो जड़ जो है वो सरस्वती नदी है। आज जो हम दुनिया के सामने बोलते हैं कि सबसे उन्नत सभ्यता के हम लोग हैं, हमारा कल्चर बहुत डेवलप्ड कल्चर था, एथिक्स हमारे बहुत महान थे, सोने की चिड़िया हम जो थे, जो भी हम अलग अलग बातें करते हैं बिल्कुल, तो उनका कारण वो सरस्वती नदी थी। इसीलिए जड़ से अगर कट जाएंगे तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइवल हो नहीं सकता। इसीलिए जो हमारा जो इतिहास है वो उस नदी के किनारे ही पल्लवित हुआ है और आगे चला है। इसलिए उसको भुला देना मतलब अपने इतिहास को भुला देना, इतिहास को भुला देना मतलब अपनी जड़ों को भुला देना। और जैसे मैंने पहले कहा कि जड़ों को भुला दिया, जड़ काट दी गई, तो ये जो वटवृक्ष है भारतीय संस्कृति का, तो पूरी दुनिया में जाना जाता है कि एंशिएंट मोस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोरियस पास्ट जो हमारा है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इसीलिए उसको स्मरण में रखना बहुत आवश्यक है। आई थिंक अपने पास्ट के बारे में जानना, अपने पास्ट के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने प्रेजेंट को समझ सकते हो, और अगर आप अपने प्रेजेंट को नहीं समझ सकते तो आप अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। और सरस्वती इज एक स्टेटमेंट जो इंग्लिश में बहुत यूज होती है, इट्स अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। फॉर आवर सिविलाइजेशन, हमारे लिए सरस्वती का इंपॉर्टेंस वो है। सो सरस्वती इज नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी दैट इज एस्टैब्लिश्ड। अब ये हमें हमारे पॉडकास्ट के दूसरे पार्ट में लेके आता है, जो कि दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट या दी ओल्डेस्ट, आप एग्जैक्टली आप बताना, सिविलाइजेशन, नॉन सिविलाइजेशन इन द सरस्वती सिविलाइजेशन। मैं जानता हूँ कि आप इसके बारे में एक पिक्चर पेंट करो कि उस समय, पहली बात तो कौन सा साल, मतलब किस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं, कब शुरू हुई, कब से लेकर कब तक, कितने साल तक ये सिविलाइजेशन रही, और ये सिविलाइजेशन कैसी थी, इकोनॉमी, कल्चर, वैदिक कल्चर था, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते थे, उसके बारे में भी बहुत चर्चा होती है। डिसाइफर नहीं कर पा रहे हम लोग इंडस वैली का जो इंडस सरस्वती का जो स्क्रिप्ट है, उसके बारे में कैन यू पेंट अ पिक्चर कि किस तरह से वो सिविलाइजेशन रही होगी? देखिए, स्टार्ट हुई बेसिकली विलेज कल्चर से। टाइमलाइन अराउंड आज से लगभग 7000 साल पहले, 6000 BCE। हाँ, 6000 BCE, 5000 BCE हम बोल लें। और जैसे जैसे सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा गाँव में, तो शहर स्वरूप में आने लगे क्योंकि ट्रेड होने लगा, और वो ट्रेड के सेंटर बनते चले गए और सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती चली गई। इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैच्योर फेज़ है वो चालू होता है लगभग 2400 BCE के आसपास, जब वो फुली डेवलप्ड फेज़ में आए।
और उस समय जो उनका जो कल्चर है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो सिविल इंजीनियरिंग है, वो उस समय के सिविलाइजेशन से कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, और आज भी वैसा अगर हम बना लें तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। छोटी सी बात है जिससे हम लोग चालू करना चाहिए। हमारे यहाँ ब्रिक्स को जमाने का एक पैटर्न है। इंजीनियरिंग वाले अगर देख रहे होंगे तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। उसको हम इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं कि उस प्रकार से ईंटें जमाएंगे तो वॉल जो है वो मजबूत रहेगी। लेकिन आश्चर्य का विषय है और दुर्भाग्य है भारत का कि वो जिसका नाम इंग्लिश बॉन्ड है, वो इंग्लिश, वो ब्रिटिशर्स, वो यूरोपियंस, वो भारत, उनका जो इवोल्यूशन है या जो उनका डेवलपमेंट है या वो जो दुनिया को दिखने लगे, वो आज से 2000 साल पहले ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो इंग्लिश बॉन्ड है, वो जो ईंट जमाने का पैटर्न है, वो बेसिकली सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन के जो घर हैं वो उसी प्रकार से दीवार बनाते थे, उसी प्रकार ईंटों का अरेंजमेंट करते थे जिसको आज हम इंग्लिश बॉन्ड बोल रहे हैं। तो वो कोई इंग्लिश बॉन्ड नहीं है, वो तो सरस्वती इंडस बॉन्ड है या हड़प्पन बॉन्ड है, या और ज़्यादा हम बोले तो वो भारतीय बॉन्ड है। एक एस्पेक्ट। दूसरा, हम सब जानते हैं, हमारी किताबों में पढ़ाया गया कि एक आर्किटेक्चर का टाइप है आर्च, जिसको हम मेहराब बोलते हैं। वो अरब से कुछ लोग आए और उनने भारतीयों को सिखाया। उसके पहले तो भारतीयों को बनाना आता नहीं था। अब हम जब मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बात है, उसकी जो ड्रेन्स हैं, अगर वो ड्रेन में जो ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है अगर उसको देखेंगे तो ध्यान में आता है कि कॉर्बेल्ड आर्च जो होता है, जिसकी प्रेरणा से ही आर्च बना है, ठीक है, या कॉर्बेल्ड आर्च हम ये बोलें कि डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज़ है, तो ट्रू आर्च डेवलपमेंट का सेकंड फेज़ है। कॉर्बेल्ड आर्च। ओके। तो वो जो कॉर्बेल्ड आर्च है वो सबसे पहले हमको मोहनजोदड़ो में दिखाई देता है, वही हमको राखीगढ़ी में भी दिखाई दे रहा है। तो जिनके पूर्वजों ने कॉर्बेल्ड आर्च बनाया था, उनके पास ही तो अथॉरिटी है, उनके पास ही तो ज्ञान है ट्रू आर्च बनाने का। तो कैसे आप बोलेंगे कि ट्रू आर्च जो है वो तो भारतीयों को आता ही नहीं था, वो तो अरब्स ने सिखाया। लेकिन ये बात टेक्स्ट बुक से गायब है। इसके अलावा अगर हम उनके धर्म की बात करें तो हम देखते हैं कि आज भी अगर आप गूगल करेंगे और लिखेंगे कि फायर अल्टर्स यानी यज्ञ वेदी, एंशियंट यज्ञ वेदी भारत में कहाँ से मिली है, तो आ जाएगा 1800 BCE में लोथल और कालीबंगा से। और उसका कारण बताया जाता है या जो प्रूफ देते हैं वो लिखते हैं कि देखो वो सो कॉल्ड आर्यन जो हैं, जिसको मैं पहले डिनाई कर चुका हूँ, वो भारत में आए, उनका कल्चर था यज्ञ पूजा करने का, और वो चूँकि 1800-1700 के आसपास आए थे तो लोथल और कालीबंगा तक वो आ गए हैं 1700 BCE में। तो उनका जो कल्चर है वो धीरे धीरे हमको यहाँ दिखने लगा है, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा गया। लेकिन यही फायर अल्टर्स या यज्ञवेदी राखीगढ़ी में मिली है, जिसकी डेट 2400 BCE है, 2400 BCE है। वो तो मैच्योर फेज़ है सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन का। तो वो क्लियर कर देता है कि यज्ञ पूजा करने वाले लोग कौन थे। हमारे पूर्वज थे जिनने वेदों की रचना करी, और वो कहाँ रहते थे, तो राखीगढ़ी में यज्ञ पूजा हो रही है 2400 BCE में। तो स्पष्ट हो जाता है कि वो किस धर्म को फॉलो करते थे, वो वैदिक धर्म को फॉलो करते थे। अब कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि फिर इस सिविलाइजेशन में तो शिवलिंग भी मिलते हैं, तो क्या समस्या है? अलग अलग कल्ट का एग्जिस्टेंस तो भारत में आज भी है। हम अगर बंगाल जाएंगे तो शाक्तिज़म बहुत ज़्यादा चलता है, हम उड़ीसा में जाएंगे तो वैष्णविज़म बहुत ज़्यादा है, हम साउथ में जाएंगे या मैं उज्जैन जाएंगे तो शैविज़म बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हमारे यहाँ की सुंदरता है कि अलग अलग कल्ट जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में एक ही समय पे एक साथ चलते हैं। उस समय भी चलते थे, इसीलिए तो शिवलिंग मिल रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उनकी कंटिन्यूटी आज भी जो वर्तमान समाज है वो उसको लेके चल रहा है, तो वो लीगेसी 5000 साल पुरानी है। हम जिस शाक्तिज़म की बात कर रहे हैं, मातृ देवी की पूजा की बात कर रहे हैं, उसका अर्लीस्ट एविडेंस भी हमारे पास है, इसी सिविलाइजेशन से है। चाहे वो नौशारो हो, चाहे वो कुल्ली हो, चाहे वो मेहरगढ़ हो, हर जगह से हमको मदर गॉडेस के स्कल्पचर मिले हैं जिनकी पूजा की जाती थी। क्या एज होती होगी उनकी, क्या डेट होती होगी? उनकी डेट है आज से लगभग 5000 BCE। और वो जब जो जेनिथ का पीरियड है उस समय भी मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हैं। तो जो हमको सिखाते हैं फेमिनिज्म, भारत तो पिछले 7000 साल से स्त्री को माता का स्वरूप मान के और सर्वशक्तिमान मान के उसका पूजन कर रहा है। ये कोई हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने सिनौली में भी देखा कि स्त्रियों और पुरुषों का जो स्तर है वो समान है। तो मदर गॉडेस की पूजा हम तब से करते आ रहे हैं। तो ये हमको ये समझ में आता है कि किस प्रकार का धर्म उस समय चल रहा था।
तो जो आज हमारे यहाँ जो अलग अलग सेक्ट हैं, शाक्तिज़म अलग है, शैविज़म अलग है, यज्ञ पूजा करने वाले आज भी अलग लोग हैं जो कुछ ही लोग करते हैं, हम देख रहे हैं उस समय से ये चला आ रहा है। तो हम क्यों ना बोलें कि वो वैदिक धर्म या सनातन धर्म के फॉलोअर थे, हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस उसके हैं। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसा ड्रेनेज सिस्टम 16-17 सेंचुरी में यूरोप में नहीं बन पाया था, उससे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में हमने बनाया था। आप राखीगढ़ी जाके देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, जो ड्रेन होती है अगर वो 90 डिग्री पे टर्न करेगी तो अगर वो कुछ गंदगी बहा के ला रही है तो वो उस कोने में जम जाते हैं। बिल्कुल, वो ना जमे, ये भी इंजीनियरिंग मार्वल है, वो ना जमे इसके लिए उन्होंने ड्रेन को कर्विलिनियर टर्न दिया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया ही नहीं है। क्या ये इंजीनियरिंग का मार्वल नहीं है क्या? आज हम देखते हैं कि नालियाँ हम अंडरग्राउंड बना रहे हैं, उनको ढक देते हैं, लेकिन आप राखीगढ़ी जाइए, किसी और साइड पे जाइए, लोथल जाइए, आपको ड्रेन जो है वो पहले से ही कवर्ड मिलती हैं। हम अगर वेल की बात करें, कुएं की बात करें, तो कुएं में अगर आप उस समय जो वो ब्रिक्स बनाते थे उनका एक एप्रोप्रिएट रेशियो था कि उसी रेशियो की ब्रिक बनाते थे, रेक्टेंगुलर फेस की होती थी। लेकिन कुएं में ईंट लगाने के लिए उनने वेज शेप की ब्रिक बनाई, जो एक तरफ से थोड़ी पतली है, एक तरफ से मोटी है, तो उससे सर्कल बहुत आसानी से बनेगा। अगर आप एक ही साइज़ की रेक्टेंगुलर ब्रिक लेंगे तो सर्कल नहीं बना सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वेज शेप की ब्रिक लेंगे इस प्रकार की तो बहुत आसानी से सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल। क्या ये सिविल इंजीनियरिंग का मार्वल नहीं है क्या? आज से 200 साल पहले कई देश ये नहीं कर पाते होंगे, लेकिन हमारे लोगों ने 4500-5000 साल पहले ये करके दिखा दिया। हम मेटल स्मेल्टिंग की बात अगर करें तो कॉपर स्मेल्टिंग हमने आज से 5000 साल पहले कॉपर स्मेल्टिंग चालू कर दी थी। हमने इतना बढ़िया एक वो स्कल्पचर है कॉपर का, जिसको विदेशी मानसिकता इतनी ज़्यादा भारत पे प्रभावित थी कि उसको डांसिंग गर्ल बोल दिया। जबकि अगर आप आज भी राजस्थान में देखोगे तो हमारी जो माताएं हैं वो ऐसा चूड़ा पहन के रखती हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। कौन नचनिया ऐसा पहनती है? तो उसको नर्तकी कहना कितने हद तक सही है, ये सोचने की बात है। हम द्विमंजिला मकान बनाना जानते थे। हम अगर देखें वाटर रिजर्व, मल्टी स्टोरी घर होते थे। क्या ये इंजीनियरिंग का मार्वल नहीं है क्या? हम अगर वाटर स्टोरेज की बात करें तो धोलावीरा में वाटर रिजर्वायर बनाए पत्थरों को काट के। फेयर सर्विस नाम के एक स्कॉलर हुए, उनने तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का मास्टर बोला। कैसे? कि इस प्रकार के रिजर्वायर बना लेना, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा रखना, कैनाल्स बनाना। जो ड्रेनेज सिस्टम, जो रिजर्वायर्स की आप बात कर रहे हो, क्या मतलब मल्टीपल टैंक्स होते थे? मल्टीपल टैंक्स थे और रॉक कट और ऐसी व्यवस्था थी कि एक टैंक भराता था जब भी दूसरे में पानी जाता था। इसीलिए फेयर सर्विस स्कॉलर जो हुए आर्कियोलॉजिस्ट थे यूरोप के, उनने बोला कि ये तो जेम है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के, मास्टर है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के। तो विदेशी जो हैं वो हमारी संस्कृति का बखान करने में शब्दों की कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनने तो बार बार ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि ये तो बाहर से आए थे और यहाँ सेटल हुए। लेकिन बाद में वो थ्योरी भी चली गई कि नहीं, ये जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है ये इंडिजिनियस ओरिजिन का सिविलाइजेशन है, हमारे ही पूर्वज हैं जिनने उसको बनाया। आपने एक बात करते हुए एक बात बताई थी कि वेदों में लिखा गया है कि ऋषि ने बताया कि उनका घर किस तरह का होना चाहिए। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से, उसके बारे में बार बार ये कहा गया डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और वैदिक पीपल्स को, हमारे वैदिक पूर्वजों को, कि ये जो वैदिक कल्चर था ये तो खाना बदोश लोग थे, ग्रामीण संस्कृति थी, कच्चे मकानों में रहा करते थे, हंटर गैदरर थे, घूमते रहते थे। लेकिन अगर इन लोगों ने ऋग्वेद का अच्छे से अध्ययन किया होता, मूल ग्रंथ का अध्ययन करा होता, तो उसमें स्पष्ट एक मंडल में लिखा है कि जो ऋषि है, सिर्फ एक ही वो श्लोक ऐसा है जिसमें घर कैसा हो इसकी कामना की गई है। वहाँ वो लिखता है कि मुझे कैसा घर चाहिए, तो बोलते हैं कि मुझे पक्की ईंटों का घर चाहिए। पक्की ईंटें कहाँ हैं उस समय में जब सरस्वती बह रही है, और पक्की ईंटों का मकान कहाँ बन रहा है? वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में ही बन रहा है। तो आप कैसे बोलोगे कि वेद कपोल कल्पना है, या जो ये सिविलाइजेशन है ये वैदिक सिविलाइजेशन नहीं है? दोनों चीज़ें एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रही है। एक भ्रांति और फैलाई गई। हम जानते हैं कि वो एक बड़ी फेमस सील है जिसको कहा गया वो पशुपति हैं, और कहा गया वो प्रोटो शिव हैं। प्रोटो शिव हैं। हम ये जानते हैं कि वेदों में प्रधान देवता इंद्र और अग्नि है। बिल्कुल। तो कैसे दूर करने के लिए आपने बता दिया शिव, तो आपने बोला अरे शिव के उपासक हैं, ये तो वैदिक हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर वेदों का अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद में सींग युक्त देवी देवता, सींग का मुकुट पहने में, आप अगर उस सील को अच्छे देखेंगे तो उसमें वो सींग, उनके हेडगियर जो उनने पहना है उसमें सींग निकले हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था ऐसा वर्णन खाली इंद्र और अग्नि के लिए ही है। फिर इनने और कहा, उसको पशुपति कहा उस सील को।
ऋग्वेद के मूल ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो खाली एक ही जगह पशुपति शब्द का उल्लेख आया है, और वो पशुपति देवता सिर्फ और सिर्फ इंद्र को ही कहा गया और किसी को नहीं कहा गया। तो हर तरफ से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो वैदिक लोग हैं, सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हैं, और उसमें अलग अलग कल्ट हैं। कोई शिवलिंग का पूजन भी कर रहा है, कोई मदर गॉडेस का पूजन भी कर रहा है, कोई याज्ञिक क्रियाएं भी कर रहा है। आपकी वेदों की स्टडी कितनी है? मुझे ऐसा लगता है कि ऋग्वेद का अध्ययन तो मैंने व्यवस्थित करा है, लेकिन फिर वेद ऐसी रचना है जिनमें ऐसा कह देना कि मैं तो पारंगत हो गया हूँ, ये तो छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाएगी। मेरा स्तर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता किसी का भी धरती पे ऐसा स्तर है जो बोलते हैं मैं वेदों में पारंगत हो गया हूँ, क्योंकि वेद जो है वो कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखे, वो तो कंटिन्यूस परंपरा है। कई पीढ़ियाँ लग गई हमारी वेदों का सृजन करने में, हम तो खाली उनका अध्ययन कर सकते हैं, और चूंकि आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को उनके साथ कोरिलेट कर सकते हैं और इतिहास बता सकते हैं। हमारी सीमा तो इतनी ही है। वेदों में कब दूसरे पौराणिक भगवानों की, खैर पुराणों से हुई फिर बात तो वही हो गई, बट शिव शक्ति इनकी बातें कब होनी स्टार्ट हुई वेदों में? देखिए, ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन है जिनको आप शिव बोलते हैं, ऋग्वेद में भगवान विष्णु का वर्णन है। तो फिर किस बात का कॉन्फ्लिक्ट है? मेरा कहना यही है कि जानबूझकर बिना फैक्ट्स के आधार पर अपनी स्वयं की कपोल कल्पना से भारतीय कल्चर को कैसे डिफेम किया जाए, इसके भरसक प्रयास इस देश में किए गए, और मैं बोलूँगा सफलतापूर्वक प्रयास किए गए। और भारतीय इतिहास के साथ जो अन्याय हुआ है वो अब सब हमारी आंखों के सामने है। जब आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स आने लगे हैं तो स्पष्ट होने लगा है, और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स आज नहीं आ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स तो पहले से हैं। राखीगढ़ी एक्सकेवेशन लाइमलाइट में नहीं आया, लाइमलाइट में नहीं लाएगा। राखीगढ़ी एक्सकेवेशन तो 20th सेंचुरी में हुआ, फायर अल्टर्स मिले इसकी बात 20th सेंचुरी में है, लेकिन आज उनका उल्लेख आज भी पुस्तकों में नहीं है। कालीबंगा में जो एक्सकेवेशन हुआ आज भी हम जानते हैं, हर भारतीय जो भारतीय धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हैं उनके घरों में एक कमरा जो है वो पूजा के लिए आज भी होता है, आज भी रखा जाता है। ये आपने बोला रखा जाता है, मैंने तो नहीं बोला ना। बिल्कुल। अब कालीबंगा का जो एक्सकेवेशन है उसमें जो एक घोष डीजी हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो वर्णन करते हैं कि जहाँ जहाँ एक्सकेवेशन हो रहा है हर घर में ऐसा लगता है कि एक रूम अलग से है जो पूजा के लिए स्पेसिफिकली रखा गया था। अब ये कल्चर आज का कल्चर है क्या? ये 5000 साल से परंपरा चली आ रही है हमारी। तो कैसे कोई बीच में कोई बाहर से आ गया, उसने हमारे कल्चर को ख़त्म कर दिया, अपना कल्चर हम पे थोप दिया? हमारी कंटिन्यूटी तो हमको 5-6 हज़ार साल से स्पष्ट दिखाई दे रही है। जब मैं रिसर्च कर रहा था पॉडकास्ट के लिए, तो एक पॉडकास्ट में मैंने ये सुना, तो उसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, मतलब सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट रादर, ये था कि अगर आर्यन बाहर से आए और उन्होंने यहाँ पर आके अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज एस्टैब्लिश करी, तो क्या वो जो जहाँ से आए वहाँ से हटा के आए थे क्या सारा? वहाँ पर एविडेंस क्यों नहीं मिलता फिर इस लैंग्वेज का, इस कल्चर का? इवन M.K. धवलीकर करके एक रिनाउंड स्कॉलर हैं डेक्कन कॉलेज के, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि 1900 BCE 2000 BCE के आसपास एक बैंड ऑफ आर्यंस यहाँ से गया, और वो अफ़गानिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर है जिसको ये हरकावती नदी और वो सरस्वती का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं, भ्रामक प्रसार करते हैं। वो लिखते हैं कि फर्स्ट बैंड ऑफ आर्यन जो वो यहाँ से गया है बाहर, तो बाहर से आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो आर्य आगमन चलता है, आर्य तो बहिर्गमन हुआ है, आर्य तो बाहर यहाँ से गए हैं बाहर। यही तो कारण है कि हमको बाहर कई इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिनमें इंद्र और अग्नि की बात है। तो ऐसा कहना कि बाहर से आए थे, ना आर्कियोलॉजिकली ठीक है, ना लिटरेरी एविडेंस पे ठीक है, ना DNA के आधार पे ठीक है। कमिंग बैक टू द कल्चर एंड द सोसाइटी ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हमने अभी तक बात करी आर्किटेक्चर की, दूसरी हमने बात करी ड्रेनेज सिस्टम और इन सब की, जो खैर आर्किटेक्चर का पार्ट हो गया, सिविल इंजीनियरिंग की बात हो गई। तीसरी हमने बात करी वैदिक कल्चर की, तो उनका कल्चर वैदिक था। लैंग्वेज की बात हमने नहीं करी अभी तक। देखिए, लैंग्वेज पे आने से पहले मैं एक चीज़ की बात और कर देना चाहता हूँ कि आखिर जो ड्रेसिंग सेंस था, हाँ, वो कैसा था? हाँ, I'd love to know that। भारत का जो पारंपरिक परिधान है, वो पैर में हम क्या पहनते हैं? खड़ाऊ चप्पल, जीन्स की जगह अच्छा धोती। हाँ। अब ये अगर आर्य बाहर से आए होते और जिनको आप बोल रहे हो कि आर्यों के वंशज हैं, वो धोती पहनते हैं, लेकिन धोती पहनने का जो कल्चर है वो तो सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन का कल्चर है। कालीबंगा से एक टेराकोटा फिगरिन मिला है, उसने धोती पहनी हुई है।
तो क्या 5000 साल से ये कंटिन्यूटी नहीं है क्या, कि हम कपड़े किस प्रकार के पहना करते थे, और धोती भी अलंकृत है, उस पर पत्तियों के वो बने हुए हैं डेकोरेशन। शॉल ओढ़ने की परंपरा हमारे यहाँ है, ऊपर हम शर्ट वर्ट नहीं पहनते थे, हमारे यहाँ कपड़ा सीने की परंपरा नहीं थी, क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं बेसिकली, इसीलिए धोती को सीला नहीं जाता, ऊपर हम जो शॉल पहनते हैं उसको सीला नहीं जाता। तो वो जो एक स्कल्पचर है जिसको प्रीस्ट बोला गया कि ये पुजारी की मूर्ति है, ये वो तो बेसिकली एक राजा की मूर्ति है। उसने सर पे एक बाजूबंद, सर पे एक बैंड जैसा पहना हुआ है, बीच में एक ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई वो स्पॉट था जहाँ पे कोई रत्न लगा होता होगा, बाजूबंद उसने पहना हुआ है। जो शॉल उसने ओढ़ी हुई है उस पर एम्ब्रॉयडरी टाइप करी हुई है, वो तिपतिया अलंकरण जैसा उसके ऊपर है ऐसा, और दाढ़ी जो है वो एकदम व्यवस्थित कटी हुई है। ऐसा कौन सा पुजारी हमको कुंभ मेले में दिखाई दे रहा है, या ऐसा संत हमको दिखाई दे रहा है? वो तो राजा की मूर्ति है। तो इस, और फिर वही बात है कि जो अटायर उनका है वो अटायर आज भी भारत में चल रहा है, बाजूबंद हम आज भी पहनते हैं। तो ये तो कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर है। मैंने बात करी कि वो जो मूर्ति है कॉपर, ब्रॉन्ज या कॉपर की, मेटल की जो बनी हुई मूर्ति है, वो हाथ में ऊपर से नीचे तक चूड़ा पहने हुए है। आज भी राजस्थान में ही वो परंपरा है ऊपर से नीचे तक हाथ में चूड़ा पहनने की। तो कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर है पिछले 5000 सालों से। व्हाट अबाउट फीमेल अटायर, लड़कियां कैसे कपड़े पहनती थी, उसके बारे में भी बताया। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम चूँकि स्त्रियों की बात कर रहे हैं, साड़ी पहनने का कल्चर आज भी हमारे यहाँ, हम स्टिच नहीं करते कपड़ा, ये हमारे की परंपरा है। तो संभावना है कि वैसा ही कुछ कपड़ा पहनती होंगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपकी और मेरी माता भी जो हैं वो विवाहित होने के बाद अपने सर में सिंदूर लगाती हैं। अब अगर बाहर से ये कल्चर आया था तो फिर जो पर्टिकुलर जिस लोगों को आप बोलते हो कि ये आ रहे हैं बाकी अनार रहे हैं, लेकिन सिंदूर तो सब लगाते हैं। और सिंदूर लगाने का जो प्रचलन है वो आज से 6000-5000 साल पुराना है। इसी सिविलाइजेशन की एक साइट है नौशारो, वहाँ पे हमको स्कल्पचर मिले टेराकोटा के। उनने मांग उस वो जो स्त्री है, जो वो मूर्ति है टेराकोटा की, उसमें वो माता ने जो है वो सिंदूर लगाया हुआ है अपनी मांग में। और हम नहीं बोल रहे, है तो फॉरेन स्कॉलर्स बोल के गए कि वो वर्मिलियन से उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो सारा कंपैरिजन है, ये हम या जो अटायर है वो आज भी कंटिन्यू चला आ रहा है पिछले 5000-6000 सालों से। तो ऐसा कहना कि वो बाहर के थे या हम बाहर के हैं, ऐसे इतना कल्चरल सिमिलरिटी फिर हो ही नहीं सकती थी। तो हमको तो गर्व करना चाहिए कि जो पिछले 6000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है, हम आज भी उसको लेके चल रहे हैं। एक सवाल रैंडमली पूछ रहा हूँ कि ये जो सील्स मिलती हैं हमें इस सिविलाइजेशन से, इन सील्स का क्या यूसेज था, मतलब किस काम आती थी, क्यों बनाते थे? देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, और जो टेराकोटा की जो आपको मूर्तियाँ मिलती हैं छोटी छोटी, या जो भी आर्टफैक्ट्स मिलते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता था उस समय? देखिए कुछ जो टेराकोटा के स्कल्पचर्स हैं उनको तो ऐसा माना है कि वो खिलौने भी यूज़ होते होंगे, आज भी बनते हैं मिट्टी के खिलौने, आज से 20-25 साल पहले बनते थे। अब थोड़े एंटीक हो गए हैं वो, लेकिन पहले तो बच्चे उसी से खेलते थे। तो वो भी एक कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर है। ठीक है। दूसरा, जहाँ तक सील की बात है, जिसको हम मुहर बोलते हैं, वो बेसिकली ट्रेड का जो एस्पेक्ट है उसमें यूज़ होती थी। अब इसमें एक बात और आ जाती है कि हमारे यहाँ एक बड़ा गंदा वो कहा गया कि समुद्र उल्लंघन जो है वो हमारे यहाँ पाप है। कभी अच्छा ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी से। हाँ, तो वहाँ की हमने कल्चर की बात कर ली, हमने आर्किटेक्चर की बात कर ली, हमने लैंग्वेज की बात करी, लैंग्वेज की बात अभी नहीं करी, हमने कल्चर की बात कर ली मेजरली, एंड अब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। सो हाउ डज इट कनेक्ट टू द इकोनॉमी? अब हमारे यहाँ कहा गया, मैंने वो समुद्र उल्लंघन की बात करी कि पाप बता दिया उसको, तो लेकिन वो तो विद स्पैन ऑफ टाइम हमारे समाज में आई हुई कुरीति है। हम ही वो पहले थे। देखिए कैसे जेनेटिकल एस्पेक्ट जो हैं, पूर्वजों के जो कृत्य हैं, वो आज भी हमारे अंदर दिख जाते हैं। ये कोई रीजनलिज्म की बात नहीं करना मैं, आज भी गुजरातियों से ज़्यादा व्यापार में हस्तक्षेप किसी का नहीं है। उसका कारण आज से 5000 साल पूर्व है। इस पूरे सिविलाइजेशन का एक मेन पोर्ट टाउन था जिसका नाम लोथल था, और लोथल से रिस्क लेके उस समय में अरब सागर को पार करके जाया जाता था ओमान और पर्शियन गल्फ तक। इस प्रकार के जहाज़ बनाए जाते थे। अब लोग बोलेंगे, अब ऋग्वेद में भी जहाज़ बनाने का उल्लेख है। हाँ, अब लोग बोलेंगे कि फिर कपोल कल्पना है, तो कि जहाज़ कहाँ है? तो ये जो सील जिनकी मैंने बात करी, कई सील्स ऐसी भी हैं जिन पे जहाज़ों का अंकन है, और जहाज़ों का ही अंकन नहीं है, कितने डेवलप्ड जहाज़ हुआ करते थे। तो जहाज़ में एक केबिन भी बना है,
जिसमें चूंकि वो लंबा सफ़र तय करते तो रात में उसमें रहते भी होंगे। जहाज़ के साथ पक्षी भी बने हुए हैं। पक्षी क्यों बने हैं कि हो सकता है कि उनके द्वारा जो हवा की दिशा है और इनको ज्ञात किया जाता होगा। तो इस प्रकार का डेवलप मामला हमारे यहाँ पे था कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। और ये एविडेंसेस वहाँ पर भी मिलते हैं? बिल्कुल, हमारे कुछ ऐसी सामग्री हैं जो वहाँ मिली हैं। इवन हमारे कई लोगों ने तो वहाँ कॉलोनियाँ भी सेट करी अपनी, वहाँ रहने लग गए स्थायी तौर पे व्यापार करने के लिए। हमारी सील्स उनके यहाँ मिलती हैं, उनकी सील्स हमारे यहाँ मिलती हैं। इसका मतलब 2 वे ट्रैफिक था, दोनों तरफ से व्यापार होता था। और ये तो तय है कि हम तो व्यापार समुद्र के माध्यम से करते थे, लेकिन यहाँ जो ये कूचक्र रचने वाले लोग हैं, हिस्ट्री वाले बेसिकली, फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, इनने ऐसा बोला कि लोथल जो पोर्ट टाउन है, वहाँ जो डॉकयार्ड मिला उस समय का सबसे बड़ा डॉकयार्ड, और उस समय का अभी तक जो बचा हुआ डॉकयार्ड, बाकी कहीं है ही नहीं डॉकयार्ड, लोथल में डॉकयार्ड मिला हमको बड़ा सारा। तो इन लोगों ने बोला अरे ये डॉकयार्ड थोड़ी है, ये तो पानी की टंकी है। कैसे एस्टेब्लिश हुआ है डॉकयार्ड? अब ऐसे लोगों को आर्कियोलॉजिकल फैक्ट देने पड़ते हैं। तो जब एक्सकेवेशन हुआ तो डॉकयार्ड में जो पानी आता होगा वो वाजिब सी बात है कि समुद्र का पानी था। समुद्र का पानी नमकीन होता है। तो जब एक्सकेवेशन हुआ तो डॉकयार्ड के बाहर का जो सिल्ट डिपॉजिट है उसमें सॉल्ट की मात्रा नगण्य है, लेकिन जो डॉकयार्ड के अंदर की सिल्ट है वो नमकीन, उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इवन जो डॉकयार्ड की जो अंदर की ईंटें हैं उन पे सॉल्ट डिपॉजिट है बहुत ज़्यादा, बाहर तरफ कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी आना जाना होता था वहाँ से। और इसके साथ ही अब जो लोग बोलते हैं कि वो डॉकयार्ड नहीं है, वहाँ से हमको कई एंकर्स भी मिले हैं स्टोन के। अब अगर उसको भी अगर प्रमाण न माना जाए और पुस्तकों में न लिखा जाए, स्टोन के एंकर्स जिसको हम लंगर बोलते हैं, आज भी जहाज लंगर डाल रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास थी कि जहाज़ को लंगर कैसे डालना है। इनलेट और आउटलेट बनाए गए थे चौड़े चौड़े कि बड़ा जहाज़ भी निकल सकता है। ऐसा बोलते हैं कि लगभग 10 मीटर जितना, 10 फीट या 10 मीटर जितना चौड़ा जहाज़ जो है वो आराम से निकल सकता था। इतना बड़ा आउटलेट इनलेट था पानी का। जो ये ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं, वो जब आता था तो जहाज़ आवागमन करते थे अपना। हाई टाइड लो टाइड। ऐसी टेक्नोलॉजी, इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की, और रिलेट उससे इकोनॉमी कहीं हो ही रही है कहीं ना कहीं। तो इकोनॉमी में वैसे ट्रेड किस चीज़ का होता था मोस्टली? ट्रेड जो हम यहाँ से, जो हमारे यहाँ सामग्री जो उत्पादन होता था उनका ट्रेड होता था यहाँ से। और ऐसा नहीं कि ये खाली वन वे ट्रेड था। हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि खाली हम ही बेचते थे, वहाँ से भी आता था। एक पॉटरी है, उसका नाम रिजर्व स्लिप वेयर है, RSW बोलते हैं। वो हमारे यहाँ की नहीं है, वो उस तरफ से ही आई है। वो पॉटरी कैसी, उसके ऊपर दो कलर की स्लिप चढ़ाई गई हैं और फिर एक स्लिप को उतार के डिज़ाइन बनाई जाती है। तो वो जो RSW है वो हमारे यहाँ का ओरिजिन नहीं है, वो बाहर का है, लेकिन हमारे यहाँ है। इसका मतलब है कि ट्रेड होता था। पर्शियन गल्फ़ की सील जो है वो हमारे यहाँ मिलती है। और अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ कॉलोनियाँ सेट कर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सील्स हैं वो स्क्वायर शेप की हैं, लेकिन वहाँ जो सील्स मिली हैं वो हैं गोल शेप की, लेकिन उन पर जो डिपिक्शन है वो हमारे डिपिक्शन है, हमारे यहाँ के साइंस हैं। इसका मतलब वो वहाँ रहने लगे थे, उन्हीं के सिस्टम के अनुरूप सील्स बनाने लगे थे। वेट सिस्टम था हमारा। क्या सिस्टम था? वेट सिस्टम। जो बांट होते हैं हम बनाना जानते थे, 1:8:16:32 32:64 का रेशियो हुआ करता था। और हम चार्ट के वेट्स बनाते थे और वो स्क्वायर शेप के, क्यूबिकल शेप के होते थे। और बाहर जो बनते थे वो वो गोल होते थे या फिर सिलेंड्रिकल होते थे। तो वो सिलेंड्रिकल वेट जो है वो हमारे यहाँ मिलते हैं, और हमारे यहाँ के जो क्यूबिकल वेट है वो उनके यहाँ मिलते हैं। तो हम उस समय, आज से 4,500 साल पहले, गुजरात का जो लोथल जो पोर्ट है वहाँ से हम ट्रेड किया करते थे। तो आज भी आप देखो गुजराती जो हैं वो व्यापार करने में माहिर हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जीन्स में है। वो 4,500-5,000 साल से रिस्क लेके व्यापार कर रहे हैं। और हम जानते हैं व्यापार में रिस्क तो होती है, रिस्क लेने वाला ही व्यापार कर सकता है। ये तो हो गया ट्रेड एंड बिजनेस। लेकिन एक बिजनेस का बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो आज भी हमारे देश में है वो है मंदिर। मंदिर एक इंडिया में एक ऐसी साइट है जो मल्टीपल चीज़ों का काम करती है। मंदिर सबसे पहले तो बहुत ही रिलीजियस साइट है, स्पिरिचुअल साइट है। दूसरी, मंदिर एजुकेशनल साइट है। और तीसरी, मंदिर एक टेम्पल इकोनॉमी इज़ ह्यूज इन द कंट्री आज की डेट में। पास्ट में, और आप टेम्पल इकोनॉमी, टेम्पल आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट हैं, तो पास्ट में उस टाइम पे उस समय से लेकर आज तक के बारे में बात करेंगे। टेम्पल और टेम्पल इकोनॉमी का क्या रोल था, और थोड़ी सी लाइट टेम्पल आर्किटेक्चर से डालना स्टार्ट करें, फिर इकोनॉमी की बात करें। देखिए, ऐसा है कि इसमें भी एक भ्रांति फैलाई जाती है। भारतीय इतिहास भ्रांतियों से भरा हुआ है, भ्रम खूब फैलाए गए। पहला भ्रम तो ये है कि गुप्तन पीरियड में मंदिर बनना चालू हुआ है।
ये कौन सा इसकी क्या डेट होगी? 5th सेंचुरी CE में, ठीक है। आज से लगभग 1500 साल पहले। उसके पहले मंदिर थे ही नहीं। तो फिर वही बात है कि ऐसे लोगों ने आर्कियोलॉजी का एस्पेक्ट कभी देखा नहीं। तो अगर फर्स्ट टेम्पल की मैं बात करूं तो इसी सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन की एक साइट है बनावली। बनावली की जो एक्सकेवेशन की जो रिपोर्ट है या जो और किताबें हैं, फॉर एन एग्जांपल JP जोशी XDG हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनकी एक पुस्तक है हरप्पन आर्किटेक्चर नाम से। उसमें वो स्पष्ट लिखते हैं कि बनावली में आज से लगभग 4000 साल से पहले एक एप्साइडल शेप का टेम्पल स्थित था। एप्साइडल शेप, एप्साइडल यानी जो हाथी की पीठ जिस प्रकार की होती है, Okay. गज पृष्ठाकार। तो जो फर्स्ट रिमेन ऑफ टेम्पल है भारत में वो तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में है। अब वो फायर वर्शिप के लिए यूज़ होता था या किसके लिए यूज़ होता था ये एक डिबेट का विषय है, मंदिर तो है, लेकिन मंदिर तो था। उसके अलावा हमारे यहाँ एक जगह है विदिशा मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक पिलर है, उसका नाम हेलियोडोरस पिलर है। और वही बात है कि ये जो ग्रीक, ये ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, और वो इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि वो भारत आया और भारत आके उसने जो भागवत सेक्ट है उसको ऑप्ट कर लिया। अच्छा। और वो खुद को लिखता है परम भागवत। तो ये जो बोलते हैं कि अरे ये जो अलग अलग सेक्ट्स हैं वैष्णविज्म और ये तो अभी 500-600 साल पहले डेवलप हुए हैं, ये उनके चेहरे पे एक करारा तमाचा है कि हेलियोडोरस जो है वो आज से लगभग 2200 साल पहले आ रहा है और वो लिख रहा है कि मैंने, वो खुद को परम भागवत बोल रहा है और वो बोल रहा है कि मैंने ये गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया है। और एएसआई ने जब उसके आसपास एक्सकेवेशन करा तो पता चला कि वहाँ पे भी एक एप्साइडल टेम्पल था 2nd सेंचुरी BCE में। तो ऐसा कहना कि गुप्तन पीरियड में ही मंदिर बनना चालू हुए, ये भी एक आम समाज जो है उसको भ्रमित करने जैसी बात है। ठीक है, गुप्तन पीरियड में जो वो टेम्पल आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है नागर, वेसर, द्रविड़, उनका हमको फुल फ्लेजेड दिखाई दे जाता है, लेकिन ऐसा कहना कि मंदिर उसके पहले थे ही नहीं, ये भारतीय इतिहास के साथ अन्याय है और आर्कियोलॉजी तो इसको बिल्कुल नहीं मानती। हम टेम्पल आर्किटेक्चर पे आए उससे पहले जो टेम्पल इकोनॉमी की हमने बात करी, तो टेम्पल इकोनॉमी, मंदिर जो हैं वो खाली ध्यान साधना या पूजा के केंद्र नहीं थे। मंदिर जो हैं वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हर चीज़ का केंद्र मंदिर हुआ करता था। क्या कुछ टेक्स्ट में लिखा है इसके बारे में? कुछ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मंदिरों को बनाने के पीछे धार्मिक कारण तो था ही था, उसके साथ में कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी थे और वो हमको आज भी दिखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल खजुराहो के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं उसमें एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जिस चंदेल राजा ने उसको बनवाया, ऐसा कहा जाता है, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है कि चंदेल जो हैं वो राजपूत नहीं थे। तो उस इंस्क्रिप्शन में ऐसा राजा लिखता है कि जो मेरी माँ जो है वो चौहानों की वंशज है, चौहान राजपूत परिवार की है। तो इससे दिखाई देता है कि हो सकता है कि वो राजपूत नहीं होंगे, लेकिन मंदिर में इंस्क्राइब करा के ये सिद्ध करने की कोशिश की गई, लेजिटिमेसी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि चूँकि क्षत्रियों को ही राज करने का अधिकार है तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी ऑथेंटिक व्यक्ति हूँ शासन चलाने के। इसके साथ ही खुद की कल्पना, जो हमारे पुराने राजा हुए, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो कर्ण हो, ऐसे न्यायप्रिय राजाओं से अपनी कल्पना करना और उनको अपने समानांतर बताना, ये भी एक एस्पेक्ट है कि किस प्रकार से लेजिटिमेसी प्राप्त की जा रही थी मंदिरों के माध्यम से। उसके बाद एक बात और है कि हम जानते हैं कि उस समय शासन जो है वो धर्म से चलता था। तो राजाओं ने ये भी कहा कि हम अधर्म करने से डरते हैं, ऐसा इंस्क्रिप्शन में लिखा, ताकि जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं उनका समर्थन कहीं राजा से, राज सत्ता से दूर न हो जाए। इसके साथ ही मंदिरों के साथ में गुरुकुल बनवाए जाते थे, जहाँ जो शिक्षार्थी जो हैं या जो बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते थे और उसका सारा जो वहन है वो राज परिवार या राज सत्ता से वो सारा खर्चा चलाया जाता था। तो हम देख रहे हैं कि शिक्षा भी जो है वो मंदिर के आसपास कहीं ना कहीं रिवॉल्व करती थी। और जो लेजिटिमेसी वाली बात है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है, वो हमको लक्ष्मण मंदिर में दिखाई दे जाता है कि कैसे उस प्रकार से लेजिटिमेसी प्राप्त की जा रही है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। और जहाँ तक बात धर्म की है, तो धर्म तो सर्वोपरि है, जब ही तो मंदिर बनवाए गए। इसीलिए मंदिर को ऐसा धार्मिक केंद्र मानना, ये मुझे लगता है कि उसको संकुचित कर देना जैसा है।
उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी था, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी था, उसका सोशल एस्पेक्ट भी था। तो जो एजुकेशन मंदिरों में मिलता था, इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द किंग, सब कुछ राजा स्पॉन्सर करते थे। केवल राजा नहीं होते थे, जो उस समय संपन्न वर्ग के लोग होते थे, वो राजाओं के कुछ उनके बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, सभी मिलके वो चलाया करते, सोसाइटी चलाती थी। तो जो टेम्पल इकोनॉमी थी और एज अ होल ये जो सिविलाइजेशन थी, ये ज्योग्राफिकली सिर्फ नॉर्थ में ही थी या कहाँ तक फैली हुई थी, और क्या ये एक क्लस्टर में थी या अलग अलग क्लस्टर्स में फैली हुई थी? देखिए, दक्षिण भारत में भी जो हम अगर टेम्पल्स की बात करें तो समानांतर डेवलपमेंट है। 5th सेंचुरी सी में यदि यहाँ टेम्पल वृहद स्तर पे बन रहे हैं, तो साउथ इंडिया में जो पल्लव राजा थे उनने मंदिरों को बनाना चालू करा। ये भी यहाँ भी शैविज़म, शाक्तिज़म, वैष्णविज़म को डेडिकेटेड थे, वहाँ भी शैविज़म, शाक्तिज़म और वैष्णविज़म को डेडिकेटेड थे। तो कंटेम्प्रेरी साथ में ही चले हैं। और वैसे भी भारत की जो परिकल्पना है वो एक राष्ट्र की परिकल्पना है, क्योंकि जो संस्कृति है, जो धर्म है, वो समान है पूरे देश में। इसीलिए अलग अलग डेवलप हुआ होगा ऐसा तो हम सोच नहीं सकते। हाँ, कुछ जगह जियोग्राफिकल कारण के कारण पिछड़ गई, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया, स्थितियाँ अनुकूल होती चली गई, वो भी जो मुख्य धारा है उसमें आती चली गई। जहाँ तक टेम्पल इकोनॉमी की बात है, तो नॉर्थ इंडिया में भी टेम्पल से रिलेटेड इकोनॉमी चलती थी और साउथ इंडिया में भी ऐसा ही होता था। मंदिर जो होता था उसके आसपास बस्तियाँ बननी चालू हुई, और आज हम देखें कई शहर तो ऐसे हैं जो टेम्पल टाउन ही हैं। फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर है, पूरे शहर में मंदिर ही मंदिर हैं। अगर हम मंदिर को मथुरा से हटा दें तो क्या मथुरा का कोई अस्तित्व है क्या? हम अगर काशी से मंदिर हटा दें तो काशी में क्या ऐसी इकोनॉमी बूस्ट होगी क्या? आज हम राम मंदिर का एग्जांपल ले लें। मंदिर बनने के पहले ज़मीनों के भाव क्या थे, मंदिर बनने के बाद ज़मीनों के भाव क्या हैं, हम सब जानते हैं। इकोनॉमी को बूस्ट तो मंदिर नहीं करा है। तो भारत जो है उसमें ऐसा कहना कि टेम्पल इकोनॉमी तो कुछ है ही नहीं, या रिलीजियस इकोनॉमी तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आप सर्वसिद्ध मूर्ख हैं अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो। एक पॉइंट इन दिस सरस्वती सिविलाइजेशन का जो हम टच नहीं कर पाए, वो था लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज यूज़ करते थे और क्या डिसाइफर हो पाई है या नहीं हो पाई है? देखिए, दो बातें हैं, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग अलग है। लैंग्वेज बोली है, स्क्रिप्ट लिखने की कला है। ठीक है। सिविलाइजेशन के लोग क्या भाषा बोलते थे अभी तक तो हमको नहीं पता। स्क्रिप्ट थी ये तो हमारे पास सामने दिखता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर हुई नहीं है। कई लोग जो क्लेम करते हैं कि मैंने डिसाइफर कर ली, अधिकांश उसमें नॉन आर्कियोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं। तो ऐसे लोग ये जो क्लेम कर रहे हैं, इनको खुद को सोचना चाहिए कि वो आर्कियोलॉजी को मजाक न बनाएं और आर्कियोलॉजी से अन्याय करने का प्रयास न करें। अब कोई इंजीनियर ये बोले कि मैंने इंडस सरस्वती की स्क्रिप्ट डिसाइफर कर ली है, तो वो मुझे लगता है कि हास्यास्पद ही होगा। बट अगर कोई लॉजिक दे के आपको बताए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो उसका रीज़न हम क्यों नहीं मान सकते? हाँ, अगर फुल फ्लेजेड स्टडी करके अगर कोई प्रूव करने की बात कर रहा है तो अलग बात है। बट अभी तक तो ऐसा है नहीं। हम देखते हैं हर 15-20 दिन में एक पॉडकास्ट आता है, इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड। लेकिन आपके मत को क्या दूसरे मान रहे हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, कोई मानता नहीं है। तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ में आने के लिए कि मैंने डिसाइफर कर दी, ब्रेकिंग न्यूज़ में आने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एकेडमिकली तो इसका कोई सेंस नहीं है। दूसरे सिविलाइजेशंस में स्क्रिप्ट्स कैसे डिसाइफर हुई हैं? देखिए, जैसे अगर हमको कोई दूसरा सिविलाइजेशन का कोई इंस्क्रिप्शन और हमारा इंस्क्रिप्शन साथ में मिल जाता है तो फिर भी हम उसको डिसाइफर कर पाएंगे, अन्यथा उसके बिना डिसाइफर करना तो बहुत मुश्किल है। तो अभी तक ये स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाई है? अभी तक तो दुर्भाग्य यही है कि इस स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए। हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो तो हम उसको डिसाइफर कर भी पाएंगे, और जब स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाएगी तो ये जो छुपा हुआ जो इतिहास है, अभी भी जो अननोन हिस्ट्री है उस सिविलाइजेशन की, उसकी जो परतें हैं वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगी। उसके बाद कोई डाउट की स्थिति रह नहीं जाएगी। बहुत ही सबसे पहली बात तो ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, और हिस्ट्री इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है इसको बिना एविडेंस के आप मान नहीं सकते, और हर जगह एविडेंस मिलता नहीं है।
तो वही लैंग्वेज और स्क्रिप्ट वाली बात हो गई. रिटन एविडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. शोभन जी, एक और बात बताओ. लैंग्वेज की हमने बात कर ली, थोड़ा सा डाइग्रेशन था, लेकिन मैं वापस टेम्पल पे आना चाहता हूँ. टेम्पल इकोनॉमी की हमने बात करी, टेम्पल आर्किटेक्चर भी आपकी एक्सपर्टीज है. तो टेम्पल आर्किटेक्चर उस समय कैसा होता था, फिर इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर ने क्या पाथ लिया, और उसके बारे में लेट अस टॉक. एंड देन आई वुड वांट टू नो कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमसे पर्सनल, जो आपको देख के लगा कि ये बात शायद सारे दुनिया को, सारे भारत को देखनी चाहिए. देखिए, बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर की जो बात है, तो अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भारत में हैं. और एक एंशियंट टेक्स्ट है सम्रांगण सूत्रधार नाम का, जो कि परमार डायनेस्टी के एक राजा हुए, राजा भोज, उनके काल में लिखा गया. उसमें भी ज्योग्राफी के आधार पे 3 स्टाइल टेम्पल की बताई गई हैं. पहली है नागर, जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया का जो क्षेत्र है, नॉर्थ इंडिया जब मैं बोल रहा हूँ तो अफगानिस्तान से लेके नर्मदा नदी तक, और जो द्रविड़ स्टाइल है वो जो दक्षिण भारत, जो तमिलनाडु और ये क्षेत्र है वहाँ पे, और ये जो वेसर स्टाइल है ये बेसिकली इन दोनों टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स जिस मंदिर में हो, कंबाइन हो, वो वेसर स्टाइल है. वो हमको कहीं ना कहीं कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वहाँ देखने को मिल जाती हैं. यहाँ ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले हम लोगों ने पत्थर को तराश कर, या जिसको हम रॉक कट बोलते हैं, रॉक कट टेम्पल्स बनाए, और विथ टाइम जो इवोल्यूशन होता चला गया तो हम रॉक कट से स्ट्रक्चरल के फेज़ में आ गए. तो ये दोनों जो डेवलपमेंट हैं, ये द्रविड़ में भी हमको देखता है कि उनका इंडिजिनस डेवलपमेंट वहाँ भी हुआ है, और नागर स्टाइल में भी इंडिजिनस डेवलपमेंट यहाँ भी हुआ है. यहाँ भी रॉक कट से वो स्ट्रक्चरल में आए, यहाँ भी पल्लवों के समय ही वो रॉक कट से स्ट्रक्चरल में आए हैं. और जहाँ तक दूसरी तीसरी जो शैली है, वेसर शैली, तो वो जो इन दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें मर्ज हो जाते हैं, और एक नई शैली उभर के आती है जिसको हम वेसर शैली के नाम से जानते हैं. सो रॉक कट तो रॉक कट हो गया, और स्ट्रक्चरल हो गया, जिसको एक पीस उठाया और ज्वाइन किया. किस चीज़ से ज्वाइन करते थे लोग? देखिए, पहले तो इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ किया गया पत्थरों में, तो किसी मोर्टार का यूज़ नहीं हुआ. बाद में जब ब्रिक टेम्पल जो बने हैं उसमें मोर्टार का यूज़ हुआ है, और मोर्टार जनरली चूना और अन्य ऐसी जो वस्तुएं हैं उनको मिला के बनाया जाता था. आज भी अगर आप देखेंगे तो जिस सीमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइफ तो कुछ 40-50 साल है, लेकिन जो चूने का जो मोर्टार है उसकी लाइफ कई हज़ारों साल तक चलती है. इसी कारण मंदिर आज भी टिके हुए हैं. तो बेसिकली तो स्टोन टेम्पल जो है उनमें इंटरलॉकिंग टेक्निक है, और जो ब्रिक टेम्पल हैं उनमें ये लाइम मोर्टार का यूज़ हुआ है. कुछ ऐसे मंदिर जो आपको लगता है, जो आपको अचंभित कर गए और शायद दुनिया को भी देखने चाहिए? जैसे फिर वही हास्यास्पद और ये बात हो जाएगी. सिर्फ हम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर मंदिर की अपनी एक वैल्यू, अपनी एक इंपॉर्टेंस है. तो रिलीजियसली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. देखिए, हम जितने डेवलप थे, वेस्ट वालों ने तो कई बार हमारे फुल्ली डेवलप्ड मंदिरों के लिए बोल दिया कि तो एलियंस ने बना, ये तो इंसान बना ही नहीं सकते. क्योंकि जहाँ उनकी सोच ख़त्म होती है वहाँ भारतीयों की सोच चालू होती है. एंशिएंट टाइम्स में आज भी ऐसा ही है. परिस्थितियाँ बदलेंगी तो सब ठीक होगा. तो पहला एक जो मंदिर है वो 7th-8th सेंचुरी का मंदिर है, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा, जो रॉक कट टेम्पल है, और उसको ऊपर से नीचे बनाया गया है. रॉक को चिज़ल करके इतना सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है कि आज भी कई, आप अगर देखेंगे चैनल्स पे, तो कई यूरोपियंस तो बोलते हैं कि ये इंसानों ने नहीं बनाया, ये जो है ये एलियंस की कृति है. एक वो मंदिर जो कि संभाजी नगर में है, महाराष्ट्र में. दूसरा एक, अगर हम द्रविड़ स्टाइल के मंदिर की बात करें तो राजराज चोल द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर टेम्पल, 218 फीट ऊंचा टेम्पल, और उसके ऊपर जो उसका जो शिखर है वो 81 टन का एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर. उसको 210 फीट ऊपर लेके जाना, आज भी कई क्रेन्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे. तो ये यूरोपियंस का ऐसा ही मानना था कि यहाँ भी कुछ एलियंस का मामला है, लेकिन आर्कियोलॉजी ने ये प्रूफ करके बताया कि नहीं, वो जो 81 टन का जो शिखर है उसको वहाँ पहुँचाने के लिए 6 से 7 किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया, और उसके पास में एक गांव है सारपल्लम, वो सारपल्लम तक वो रैंप जाता था, और फिर हाथी या किसी अन्य मजबूत जानवर का उपयोग करके वो 81 टन का जो शिखर है वो ऊपर पहुंचाया गया और उसको स्थापित किया गया वहाँ पे.
तो ये भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अगर फ़ोन रखेंगे तो एक फ्रेम में वो मंदिर आ नहीं पाता है। किस तरह का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला वहाँ पर? इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है कि सारपल्लम तक जो है वो ASI की रिपोर्ट्स में इसका उल्लेख है। तो मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो मेरा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कारण मैं हूँ, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी के बेसिस पे सारी बातें हैं। मेरी JNU DU के हिस्टोरियंस के बेसिस पे मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो सारे फैक्ट्स हैं। तो इस प्रकार के जो मंदिर हैं, और फिर अगर हम नॉर्थ इंडिया में आए तो हम अगर कंदरिया महादेव मंदिर देखें खजुराहो का, जिस प्रकार की कार्विंग उस पर की गई है वो मार्वलस कार्विंग है। आज भी मशीनों से ऐसी कार्विंग करना मुश्किल हो सकती है जैसे हमारे पूर्वजों ने उस समय छेनी हथौड़े से करी हैं। तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है भारत का, जितना डेवलप्ड वो था, मुझे नहीं लगता कि उस समय में विश्व के किसी भी कोने में आर्किटेक्चरल आस्पेक्ट से जो डेवलपमेंट वो इतना हुआ होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 12वीं शताब्दी के बाद जो आक्रमण इस धरती पे हुए, उनने वो जो मार्वल्स थे, कई मार्वल्स तो हमेशा के लिए नष्ट कर दिए गए, या कई मार्वल्स आज भी हम देखते हैं जो ये डिस्प्यूट चलता है तो उसमें हमको दिखाई आता है कि हाँ बेहद सुंदर मंदिर बनाए गए थे। आई थिंक आज भी वी नीड टू मार्केट इट बेटर, और ज़्यादा उसको मार्केट करके हमें और टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए। बहुत कोशिश हो रही है, बहुत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देश में बन रही हैं, मिल रही हैं, दर्जा मिल रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ अभी इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे टेम्पल्स जिसको जहाँ आप जब आप गए तो आपको कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट नॉट साइंटिफिक एट ऑल, जहाँ आपको पहुँच के कुछ अलग महसूस हुआ, कुछ अलग सी वाइब आई, कुछ अलग सी एनर्जी आई? जैसे एक मंदिर है, क्योंकि मैं उज्जैन का हूँ, तो हमारे यहाँ एक मंदिर है काल भैरव मंदिर। एज एन आर्कियोलॉजिस्ट जाऊँगा तो उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करूँगा कि परमार पीरियड के पिलर्स यूज़ करे हैं, बाद में लेटर टाइम में मंदिर रिनोवेट किया गया। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि अंदर जो भैरव जी की मूर्ति है, चूँकि पुजारी भी मेरे मित्र हैं, तो वो प्लेट में मदिरा डाली जाती है और वो प्लेट इस प्रकार से झुकाई नहीं जाती और मदिरा धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाती है। तो जो हम जो भोग लगाने की बात करते हैं वो प्रत्यक्ष भोग लगता हुआ वहाँ दिखता है, और साइंस जो है वो उसके आगे फेल हो जाता है। तो जो एक हम साइंस में ही बोलते हैं गॉड्स फैक्टर, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो जो एक ईश्वर का फैक्टर जो है वो वहाँ दिखाई देता है कि हाँ ठीक है, हम कितना भी डेवलप हो जाएं लेकिन एक पावर ऐसी है जो सबको संचालित कर रही है। फैंटास्टिक। आई थिंक शुभम जी, हमने इस सेकेंड पार्ट में सरस्वती रिवर से कनेक्टेड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और आपकी एक्सपर्टीज़ टेम्पल आर्किटेक्चर और टेम्पल इकोनॉमी के बारे में बात करी। क्या आप समझते हैं ये उचित होगा कि आज हम इस स्टेट पर हैं एज ए कंट्री जहाँ पर बहुत मेजर डिबेट्स और मेजर पॉलिटिकल अपहीवल्स होते हैं इन रिलेशन टू टेम्पल्स एंड टेम्पल्स को तोड़ा जाना और उसके ऊपर दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाए जाना? आर्कियोलॉजिस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्प्यूट्स आज देश में चल रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट आई वुड वांट टू नो। देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में भी कहा कि टेम्पल्स जो हैं 12th सेंचुरी सी तक भारत में वो अपना डेवलप्ड फेज देख रहे थे, लेकिन 12th सेंचुरी के बाद ऑन रिकॉर्ड देयर आर मोर देन 40,000 टेम्पल्स जिनको इस्लामिक इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय करा या फिर उनकी प्रकृति को बदल दिया गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल, मैं 2 जगहों से मेरा संबंध है, एक तो उज्जैन और एक दिल्ली। उज्जैन में एक मस्जिद है, उसको बिना नींव की मस्जिद बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो उड़ के वहाँ पे आई थी, लेकिन वो बेसिकली वो जो स्ट्रक्चर है वो परमार पीरियड का एक टेम्पल है जिसका नेचर बदल दिया गया है। पिलर जो हैं वो 10th 11th सेंचुरी के पिलर्स हैं,
नो डाउट वो मंदिर ही था, इसमें कोई संशय नहीं है फ्रॉम एन आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हम अगर कुतुब मीनार जाएं तो जो करंट कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है वो ऑन रिकॉर्ड भी है, वहाँ पे एएसआई का बोर्ड भी लगा है कि 27 हिंदू जैन टेम्पल को तोड़ के उसको बनाया गया है। और आप जाएंगे तो वहाँ पे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ, जितने भी पिलर्स हैं वो सब हिंदू टेम्पल के पिलर्स हैं। एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस हैं कि वो टेम्पल्स ही थे जिनका नेचर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। सेम केस गोज़ विथ, कुछ समय पहले सर्वे हुआ भोजशाला में, चूँकि धार उज्जैन से ज़्यादा दूर नहीं है, धार मेरा आना जाना रहा। भोजशाला भी जो है बेसिकली इट वाज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू वाग्देवी और सरस्वती। लेटर टाइम इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क, लेकिन वो पहले सरस्वती को समर्पित एक मंदिर था। रिसेंट में महाकाल मंदिर एक्सकेवेशन हुआ, किस्मत से मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाला था, तो लिटरेरी इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हैं कि मंदिर को तोड़ा गया, बाद में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, शिवलिंग तोड़ा गया, तो टेम्पल प्रेमाइसिस में ही वो मंदिर मिला, टूटा हुआ मंदिर, पुराना मंदिर। और जो शिवलिंग था, शिवलिंग का ऊपरी भाग टूटा हुआ था, ऊपरी भाग हमको आज तक नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग को तोड़ के कहीं फेंका गया, तो वो वास्तविकता है, ऊपरी पार्ट नहीं मिला। तो जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है हमारे पास, उसके हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं। संभल का केस भी ऐसा ही है, ज्ञानवापी का केस भी ऐसा ही है, और राम मंदिर का केस भी ऐसा ही है। ज्ञानवापी के बारे में, ज्ञानवापी में तो जो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक्सकेवेशन, एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक एनालिसिस जो करा है, मेरे ही टीचर्स थे करने वाले, हमारे ही सीनियर्स थे, उसमें भी स्पष्ट किया गया कि हाँ मंदिर था, उसका नेचर औरंगजेब ने बदला बाद में। आज भी हम देखेंगे तो जो दीवारें हैं वो अर्ली मेडिवल पीरियड की दीवारें हैं मंदिर की। कुछ दीवारें वैसी की वैसी छोड़ दी गई, कुछ के ऊपर लाइमस्टोन का प्लास्टर करके उनका नेचर बदलने की कोशिश की गई। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये भी आते हैं कि अकबर के दीन इलाही की एक सेंटर था वो, जहाँ पर अलग अलग रिलीजन से लोग आते थे और उनको अपना अपना धर्म फॉलो करने के लिए एक सेंटर था वो। देखिए, कई मूर्तियाँ वहाँ से मिली हैं, तहखानों में से भी और जो साइंटिफिक क्लियरेंस हुआ उसमें भी। इवन वो जो जिसको फव्वारा बोला गया, जहाँ पे बिल्कुल जो कुछ एस्पेक्ट किए जाते होंगे जो भी नेसेसरी हैं, वो बेसिकली शिवलिंग था, ऐसा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ। हाँ, तो ये एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखें तो मैं फिर बोल रहा हूँ, देयर आर मोर देन 40,000 मॉस्क्स या टेम्पल, सॉरी, जिनको डिस्ट्रॉय किया गया या जिनका नेचर चेंज करके उनको मॉस्क में बदला गया। इसको कहने में आर्कियोलॉजिकली कोई ना, हाँ, हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं, हाँ, we are just talking from a scientific रखने की कोई perspective। स्थिति है ही नहीं। आर्कियोलॉजी बिल्कुल यही बोलती है कि तोड़े गए हैं और उसका स्वरूप बदल के मस्जिदें बनाई गई, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं मानता हूँ कि अगर हम इसको सिर्फ एक लॉजिकल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक देश का कल्चर या सिर्फ टाइम की बात करें, टाइमलाइन इज रिटन बाय द हिस्ट्री, और हिस्ट्री वो है जो होता है, इट इज़ जस्ट दैट। इससे पहले भी लोग आए और लोग गए, उसके बाद भी लोग आए और लोग गए, और आज भी लोग हैं और जाएंगे। तो ये तो एक हिस्ट्री और समय अपना कोर्स ले रहा है। अगर हम उसको उस चीज़ से देखें, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, तो ये जो मेरा डिस्कशन करने का पॉइंट ऑफ व्यू था, ये सिर्फ वो था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से था। एंड आई थिंक कंट्री में एक, क्योंकि लोग बहुत डिबेट करते हैं इसके बारे में और बहुत सीरियस लेवल पे डिबेट करते हैं, जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरी ये पर्सनल मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि इसको सिर्फ एक पासिंग ऑफ टाइम की तरह देखना चाहिए। हालांकि जिसको जिस तरह से उसको यूज़ करना होता है वो उस तरह से यूज़ करता है, बट आई लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड that is what my motive is when I asked this question to you. I think we've talked about a lot of things and it is quite a lot to take in, क्योंकि बहुत ही heavy topic है, बहुत ही confusing topic है, और मैंने अपने लिए इसको जितना डम डाउन कर सकता था उतना डम डाउन किया, because I'm a very dumb guy, guys. So कोई भी व्यूअर अगर
बहुत नया है आर्कियोलॉजी के लिए, आर्कियोलॉजी में, या बहुत नया इंटरेस्ट, रीसेंट इंटरेस्ट रखता है और वो जानना चाहता है आर्कियोलॉजी के बारे में, तो आई थिंक दिस इज़ अ पॉडकास्ट फॉर देम। एंड आपने जिस तरह से इसको मेरे लिए सिंपल करके बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।